Hello everyone, welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. आज का हमारा टॉपिक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. गाइस, पिछले कुछ क्लासों से हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्कस कर रहे हैं. यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टॉपिक को उठाया, जिसमें से हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के क्या क्वालिफिकेशंस हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस का टेन्योर कितना हुआ करता है, और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को कैसे कंडक्ट कराया जाता है. इन तमाम टॉपिक्स को हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है. और गाइस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पॉलिटी का एक ऐसा चैप्टर है कि जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जाते हैं, या एग्ज़ाम में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं. इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ये चैप्टर लेंथी भी है इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट द पावर्स एंड फंक्शंस आर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज का हमारा टॉपिक इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी बिगिन टुडेज सेशन, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट. कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के प्रोसीजर क्या हैं. सो हैव अ लुक एट द पॉइंट given below. The only condition for the initiation of impeachment of the Indian president is the violation of the constitution. यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से उनके टर्म के कंप्लीट होने से पहले हटाने के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों हटाया जाता है. तो गाइस, इस पॉइंट में इस बात को मेंशन किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, दस्तूर हिंद का क्या करते हैं, वायलेशन करते हैं, मुदाखलत करते हैं या उल्लंघन करते हैं, इसको बुनियाद बनाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके टर्म के कंप्लीट होने से पहले भी ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है. और गाइस, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये सेंटेंस को यहाँ मेंशन किया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन नहीं किया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. तो इसी बात को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है नोट करके. लेट्स सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नो डेफिनेशन ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि भारतीय संविधान ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को नहीं बताया है कि किस सेंस में, किस सूरत में, किस सिचुएशन में ये कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या है, उल्लंघन किया है. यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो गाइज, पहले हम यहाँ पर इम्पीचमेंट के प्रोसेस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं. फिर उसके बाद मैंने आगे में पॉइंट वाइज इम्पीचमेंट के प्रोसेस को मेंशन किया है, जिक्र किया है, ताकि आपको इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ जाए. तो इस पैराग्राफ में हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इम्पीच कैसे किया जाता है एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. तो गाइस, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ये बात श्योर हो जाए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किए हैं, तो अब ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के प्रोसेस को पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी क्या है, आप इम्पीचमेंट के लिए रेजोल्यूशन को इनिशिएट कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये प्रूफ होना होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या है, वायलेशन किया है. जब ये प्रूफ हो जाएगा तब फिर क्या है, लोकसभा या राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं लोकसभा, और लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितना है, 543 एमपीज़ लोकसभा में. तो लोकसभा में जो है रेजोल्यूशन लाया गया या नोटिस या चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको लाया गया. तो अब क्या कहते हैं कि इस रेजोल्यूशन को कम अज़ कम लोकसभा से 1/4 या 25% मेंबर क्या करें, साइन करें. यानी कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया, रेजोल्यूशन लाया गया है लोकसभा में, सबसे पहले 1/4 या 25% या 1/4 ऑफ द लोकसभा मेंबर क्या करें,
उस रेजोल्यूशन को या नोटिस को या चार्ज को क्या करें, साइन करें। जब 25% ऑफ द मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, तब जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 14 डेज पीरियड नोटिस दिया जाएगा, 14 डेज नोटिस पीरियड दिया जाएगा कि वो खुद को क्या करे, डिफेंड करे अपने आप को। या तो वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं, या ये कि वो किसी ऐसे पर्सन या लॉयर को क्या कर लें, अपॉइंट कर लें, या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही क्या है, हायर कर लें, ताकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करें। तो बाई सपोज अगर क्या कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद को क्या है, डिफेंड नहीं कर पाए, यानी ये बात साबित नहीं हो पाया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन नहीं किया है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि लोकसभा में 2/3 यानी स्पेशल मेजोरिटी के जरिए उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। और गाइस यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जो यहाँ पर मेजोरिटी का टाइप है 2/3 मेजोरिटी, ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होगा। क्योंकि पिछली क्लास में जहाँ मैंने मेजोरिटी के रिगार्डिंग डिस्कस किया था, वहाँ पर डिफरेंट काइंड के मेजोरिटी को मैंने डिस्कस किया था। उसमें 2/3 मेजोरिटी एक होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये यहाँ पर नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब कि लोकसभा में 543 क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है, तो इस 543 का जो 2/3 होगा ये चाहिए यहाँ पर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। यानी कि लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेजोरिटी अगर रेजोल्यूशन को पास कर देता है, तो फिर वो रेजोल्यूशन जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगा, कंसिडरेशन होगा कि आया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है कि नहीं। तो राज्यसभा जो इन्वेस्टिगेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए एक कमेटी को फॉर्म करेगा जिसमें जूरिस्ट होंगे, और वो कमेटी क्या है, इन्वेस्टिगेट करेगा, कंसिडर करेगा, और जब क्या आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यानी इन्वेस्टिगेशन और कंसिडरेशन के बाद ये बात साबित हो जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, वायलेशन किया है, उल्लंघन किया है, तब फिर राज्यसभा में भी सेम प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। यानी कि राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ के जरिए उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। जब 2/3 मेजोरिटी उस रेजोल्यूशन को पास कर देगा, तो फिर उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव होना पड़ेगा, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपने ऑफिस को खाली करना पड़ेगा। सो नाउ हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन बिलो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट प्रोसेस को नीचे दिया गया है। वी हैव टेकन लोकसभा एज द फर्स्ट हाउस टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट चार्जेस। तो हमने लोकसभा को फर्स्ट हाउस लिया है इम्पीचमेंट के चार्जेस को इनिशिएट करने का, यानी कि हमने जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में क्या इनिशिएट किया जा सकता है। तो मैंने जो एग्जांपल में लोकसभा को ले लिया है कि लोकसभा ही में क्या है, इम्पीचमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है, शुरू किया गया है। हाउएवर राज्यसभा टू कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, और ये भी है कि राज्यसभा भी क्या है, इनिशिएट कर सकता है चार्जेस को अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। एंड इन दैट केस, यानी कि लोकसभा के केस में, क्योंकि हमने लोकसभा के केस में इनिशिएट किया है प्रोसेस को, तो इन दैट केस नोटिस ऑफ चार्जेस अगेंस्ट प्रेसिडेंट मस्ट बी साइंड बाय एट लीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। तो फिर क्या होगा, जब हमने इनिशिएट कर दिया लोकसभा में, तो अब ये होगा कि जो नोटिस ऑफ चार्जेस है, यानी जो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चार्ज लगा है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, इसे यानी इस नोटिस को, इस रेजोल्यूशन को एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, यानी 25% ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा क्या करे, इसे साइन करे, साइन करे। साइन करने के बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जो 14 डेज नोटिस पीरियड जो है प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, ताकि वो खुद को क्या करे, डिफेंड करे, खुद को डिफेंड कर सके, या ना तो खुद से करे, या ना तो लॉयर या कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हायर कर लें कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करें। अगर बाई सपोज कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रूफ नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं किया है, तब फिर क्या होगा, तब फिर ये होगा आफ्टर दैट दिस नोटिस मस्ट बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द हाउस एंड सेंड द चार्जेस टू द राज्यसभा विच विल इन्वेस्टिगेट एंड पास इट इफ इट फाइंड्स दोज चार्जेस वैलिड। तो मतलब फिर जो है लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी के जरिए उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, फिर पास करने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में इन्वेस्टिगेशन होगा, कंसिडरेशन होगा, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एंड कंसिडरेशन राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा, और पास होने के बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर दिया जाएगा। तो गाइज ये क्या है, पूरा प्रोसेस था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करने का। अब नेक्स्ट में क्या है, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। So after looking at an overview of impeachment of President of India, now I will discuss the impeachment by point wise. तो guys, impeachment के प्रोसीजर का ओवरव्यू लेने के बाद अब हम पॉइंट वाइज impeachment के प्रोसीजर को देखेंगे। So first of all, it is very important to remember that Article 61 talks about the impeachment of the President of India. सबसे पहला पॉइंट ये कि जो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच करते हैं, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है। तो आर्टिकल 61 हमें बतलाता है
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से कैसे हटाया जाए, ये आर्टिकल 61 में मेंशन है, जिक्र किया गया है। So according to Article 61, the President can be removed from his office before the expiry of his term only on the grounds of violation of the Constitution. So पहला पॉइंट ये है कि आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से उनके टर्म के एक्सपायर होने से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पर? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने के ग्राउंड पर ही क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेज को डिफाइन नहीं किया है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय लेवलिंग चार्जेस अगेंस्ट हिम। तो गाइस, पहले पॉइंट हमने क्या देखा कि आर्टिकल 61 कहता है क्या, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से टर्म के कंप्लीट होने से पहले हटाया जा सकता है, और उसका क्या है, बेसिस क्या बनाया था, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाय सपोज कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया, तो सेकेंड पॉइंट ये आता है कि आप इम्पीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाना। तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस को जो है पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को इसमें बताया गया है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द नोटिस bearing the charges against the president must be signed by at least a quarter of the members of the house। जब एक हाउस में क्या हो गया, उस रेजोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया गया, इनिशिएट कर दिया गया, तो सेकेंड स्टेप ये आता है कि वो नोटिस जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट लाया गया है, उस नोटिस को, उस रेजोल्यूशन को उस पर्टिकुलर हाउस का एक क्वार्टर मेंबर क्या करे, साइन करे, यानी कि 25% या 1/4 मेंबर क्या करे, उस रेजोल्यूशन को साइन करे। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि लोकसभा में क्या है, 1/4 यानी कि 1/4 मेंबर ने उस रेजोल्यूशन को क्या है, पास कर दिया, साइन कर दिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द रेजोल्यूशन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट मस्ट बी पास्ड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। फिर नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, जब 25% ऑफ द लोकसभा मेंबर ने क्या कर दिया, साइन कर दिया, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस रेजोल्यूशन को अब स्पेशल मेजोरिटी के जरिए क्या है, पास किया जाएगा। और स्पेशल मेजोरिटी से मतलब ये है कि 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, यानी कि लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है कितना है, 543 का 2/3 क्या है, 2/3 मेजोरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाए, तब फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट, इट इज सेंड टू द अदर हाउस फॉर कंसिडरेशन। तो अब क्या, नेक्स्ट हाउस यानी कि राज्यसभा में उस रेजोल्यूशन को भेज दिया जाएगा कंसिडरेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। द अदर हाउस एक्ट एज द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। तो अब जो दूसरा हाउस है यानी राज्यसभा, अब राज्यसभा क्या करेगा, उस रेजोल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करेगा, कंसीडर करेगा, और इस काम के लिए राज्यसभा क्या करेगा, अ सेलेक्ट कमिटी इज फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस लेबल्ड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए एक कमेटी को फॉर्म करेगा, जो कमेटी उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, कंसीडर करेगी। एंड द नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू ऑथोराइज्ड काउंसिल। अब इसके बीच यानी जो प्रोसेस चल रहा है, पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, 2/3 मेजोरिटी के जरिए पास होगा, ये प्रोसेस में है। जब तक ये क्या रेजोल्यूशन प्रोसेस में है, इसके बीच जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 14 डेज नोटिस का टाइम दिया जाएगा, पीरियड दिया जाएगा 14 डेज का, कि वो खुद को क्या करे, डिफेंड करे, खुद को ये बतलाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं किए हैं। चाहे ये काम, डिफेंड वाला काम, चाहे प्रेसिडेंट खुद से कर ले या किसी इंसान को क्या अपॉइंट कर ले, या किसी लॉयर को या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंड करे। तो उसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया है, ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो खुद को डिफेंड करे ऑथोराइज काउंसिल के जरिए। ही कैन चूज टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो चूज़ कर सकते हैं कि वो खुद को डिफेंड करे खुद से, या ये कि किसी पर्सन को या किसी लॉयर को या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को इस काम के लिए क्या करें, हायर करें। एंड द नेक्स्ट, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द सेकेंड हाउस पासिस अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खुद को क्या है, डिफेंड नहीं कर पाए, और ये बात प्रूफ हो गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन किया है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो राज्यसभा में रेजोल्यूशन आया हुआ है और उसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, जब इन्वेस्टिगेशन कर लिया गया, कंसिडरेशन कर लिया गया, तो उसके बाद ये पता चला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन किया है, तो फिर राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के जरिए उस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा,
देन कॉन्सिक्वेंटली प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। फिर क्या है, नतीजतन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीच कर दिया जाएगा, उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। तो गाइस ये प्रोसीजर था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से हटाने का, रिमूव करने का। सो नाउ हैव अ लुक एट सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो गाइस यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को मेंशन किया गया है, जिक्र किया गया है, चले देखते हैं। तो आर्टिकल 52 यानी आर्टिकल 52 ये किससे डील करता है, ये बतलाता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट होंगे या इंडिया का अपना प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल 52। फिर आर्टिकल 54 आता है। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन को जिक्र किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होंगे। फिर आर्टिकल 55 आता है। आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के मैनर को, मेथड को बताया गया है कि कैसे इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाएगा। फिर आर्टिकल 56 टॉक्स अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के टर्म को बतलाता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए तो अब वो कितने सालों तक क्या है बने रहेंगे। तो इस बात को आर्टिकल 56 में बताया गया है। देन आर्टिकल 57 टॉक्स अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। आर्टिकल 57 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर दोबारा इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी है उसको बताया है। देन आर्टिकल 58 टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के क्वालिफिकेशन को बतलाया है कि अगर एक बंदा इंडिया का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, इस बात को आर्टिकल 58 में जिक्र किया गया है। और अभी हमने ऊपर में आर्टिकल 61 को देखा जो बेसिकली टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 61 जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इम्पीचमेंट को बतलाता है। तो गाइस आज हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से कैसे हटाया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, इसको भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से पावर्स हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक या चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।